बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेसिस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 7.1 को ख़त्म खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का लेक्चर मैं क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करूंगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको ज़रा गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। लेट, ये एक सेट दिया गया है मुझे, E1, E2, E3 सो ऑन En बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V ओवर R। ये क्या है? ये एक सेट दिया गया है जो कि बेसिस है। अब बेसिस क्या होती है? बेसिस एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट होता है, ये वेक्टर स्पेस में आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर दो कंडीशनें होती हैं। नंबर एक कि वो जो सेट होते हैं E1, E2, E3 सो ऑन, ये सेट जो है ये क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और दूसरी कंडीशन है उसकी कि कोई भी अगर वेक्टर V हो तो उनको लिखा जा सकता है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर। यानी अल्फ़ा 1 से ज़रब देंगे E1, अल्फ़ा 2 लेंगे उसको E2 के साथ ज़रब देंगे, प्लस सो ऑन अल्फ़ा n En। तो यानी कोई भी एलिमेंट जो है वो हासिल किया जा सकता है इनसे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जो सेट ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये बेसिस है। तो आपने पहली बात तो ये है कि ये जो डेफिनेशन है ये याद रखनी है। अब ये गिवन सेट जो है, व्हाट इज दिस? ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है किसकी? V की। बी ए बेसिस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है ओवर R। ये ओवर R से मुराद ये है कि जो स्केलर नंबर लेंगे वो सेट R से लेंगे। ये वाला रिजल्ट हमने साबित करना है। इट इज गिवन दैट ये जो सेट है E1, E2, E3 so on En is orthonormal basis of V। बेसिस की तो ये दो कंडीशनें हो गई और उसके साथ साथ ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी है। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर एक कंडीशन और ऐड हो जाती है। दो डिफरेंट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी इनर प्रोडक्ट लेंगे, आंसर विल बी 0। अगर उसी वेक्टर की इनर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ लेंगे तो आंसर 1 आएगा। यानी ये देखें, अगर उसी वेक्टर की इनर प्रोडक्ट उसी के साथ लेंगे इसका जवाब 1 के बराबर, और अगर दोनों वेक्टर डिफरेंट होंगे तो आंसर विल बी 0। तो बेसिस के साथ साथ जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होती है उसके अंदर ये दो कंडीशंस मौजूद होती हैं। अब चूंकि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, देयरफॉर फॉर V बिलोंग्स टू V, यानी इस V को हासिल लिखा जा सकता है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर। ठीक है, इस तरह लिखा जा सकता है। देन फॉर V बिलोंग्स टू V एंड अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 सो ऑन अप टू अल्फ़ा n, ये किस में बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो फिर V किसके बराबर होगा? अल्फ़ा 1 V1, अल्फ़ा V1 नहीं आएगा, E1 आएगा। अल्फ़ा 1 E1, अल्फ़ा 2 E2, अल्फ़ा 2 E2 प्लस अल्फ़ा 3 E3 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n En। ये इसलिए क्योंकि ये बेसिस है, तो V का कोई भी एलिमेंट हासिल किया जा सकता है इन एलिमेंट से एज ए लीनियर कॉम्बिनेशंस। यानी इनको स्केलर के साथ, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। मसलन ये देखें,
ये बेसिस है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बेसिस है आर क्यूब की, 3 डायमेंशन की। तो अगर मैंने 2 3 4 हासिल करना हो ये वाला वेक्टर, ठीक है, जिसको कि मैं v का नाम दे देता हूँ, तो ये किसके बराबर आएगा? पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको हल करके देखें तो आपका आंसर इसके बराबर ही आएगा। ये आ गया, इसका नाम v रख दिया, इसको मैंने कह दिया 2, इसको तो इसका नाम मैंने रख दिया v, और ये है e1 प्लस 3 इंटू E2 प्लस 4 इंटू E3, या 2 को अगर मैं अल्फ़ा कह दूं, अल्फ़ा 1 इंटू E1, अल्फ़ा 2 इंटू E2 प्लस अल्फ़ा 3 इंटू E3। 2 का नाम अल्फ़ा 1 रख दिया। तो ये देखें v को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा 1 E1, अल्फ़ा 2 E2, अल्फ़ा 3 E3। इसी तरह मैंने यहाँ पे v को लिखा अल्फ़ा 1 E1, अल्फ़ा 2 E2, अल्फ़ा 3 E3 सो ऑन अल्फ़ा n Vn। इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 1। अब देखिए मैंने रिज़ल्ट क्या लेके आना है, मैंने v को साबित करना है कि ये इसके बराबर है। अब ये देखिए मैंने अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n ये सपोज किए हैं, तो अब मैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा n की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑफ 1, पहले हम इसकी इनर प्रोडक्ट लेते हैं E1 के साथ। टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 विद E1 के साथ मैंने इसकी इनर प्रोडक्ट ली, तो ये v इंटू E1 किसके बराबर आ गया? ये इसके साथ इनर प्रोडक्ट, इधर आ गया अल्फ़ा 1 E1 प्लस अल्फ़ा 2 E2 प्लस अल्फ़ा 3 E3 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n En की मैंने इनर प्रोडक्ट ले ली E1 के साथ। राइट। अब चूंकि v इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है उसके तहत जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा 1 बाहर आएगा और इनर प्रोडक्ट होगी E1 की E1 के साथ, प्लस फिर अल्फ़ा 2 बाहर आएगा, E2 की प्रोडक्ट E1 के साथ, E2 की प्रोडक्ट E1 के साथ, फिर अल्फ़ा 3 बाहर, E3 की प्रोडक्ट E1 के साथ, एंड सो ऑन प्लस सो ऑन अल्फ़ा n बाहर, Vn की इनर प्रोडक्ट, En की इनर प्रोडक्ट E1 के साथ। ठीक। अब देखिए ये स्टेटमेंट के अंदर है कि ये क्या है, ये आर्थोनॉर्मल बेसिस है, आर्थोनॉर्मल। तो आर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर क्या होता है कि अगर सेम वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसका जवाब किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। बट E1 की इनर प्रोडक्ट E1 के साथ ये तो 1 के बराबर आ जाएगी, लेकिन E2 की इनर प्रोडक्ट E1 के साथ 0 के बराबर। फिर E3 की इनर, ये भी दोनों डिफरेंट है, E3 है E1 है, तो इसकी भी इनर प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी, एंड सो ऑन, ये भी दोनों डिफरेंट हैं, तो En की इनर प्रोडक्ट E1 के साथ ये भी किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। तो फिर मेरी ये जो इक्वेशन है ये किसके बराबर आ गई? दैट इज इक्वल टू v इंटू E1, v की इनर प्रोडक्ट E1 के साथ बराबर आ गई अल्फ़ा 1 और इसकी जगह पे आ गया 1, प्लस अल्फ़ा 2 इसकी जगह पे आ गया 0, प्लस अल्फ़ा 3 इंटू 0 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n इंटू 0। तो यहां से अल्फ़ा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करने में मैं कामयाब हो चुका हूं। अल्फ़ा 1 की वैल्यू किसके बराबर आई? v इंटू E1 की इनर प्रोडक्ट,
V की इनर प्रोडक्ट E1 के साथ। ये मेरे पास आ गया अल्फा 1, इसको मैंने डिब्बा पैक कर दिया। सिमिलरली पहले तो आपने इनर प्रोडक्ट ली थी E1 के साथ, अब आप E2 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, फिर E3 के साथ, E4 के साथ, सो ऑन चलते जाएंगे। सिमिलरली बाय टेकिंग इनर प्रोडक्ट of 1 with E2, E3, so on, En, we get, क्या हासिल होगा हमें? अल्फा 2 हमारे पास आ जाएगा। पता क्या करेंगे आप, यहाँ पे E1 है ना, यहाँ पे E2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे E2, यहाँ पे E2, यहाँ पे E2, E1 E2 ये 0 हो जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा, तो अल्फा 2 की वैल्यू निकल आएगी, ये बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है जी। अल्फा 2 बराबर आ जाएगा V की इनर प्रोडक्ट E2 के साथ, अल्फा 3 बराबर आ जाएगा V की इनर प्रोडक्ट E3 के साथ, सो ऑन, ये हरकत जारी रहेगी। अल्फा n विल बी इक्वल टू V की इनर प्रोडक्ट En के साथ। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इसको मैं कह देता हूँ अल्फा 1 अल्फा 2, चलें जी, अब पुट कर दें, पुट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन अल्फा n इन नंबर 1, ये 1 के अंदर पुट कर दें तो आपका आंसर निकल आएगा। V इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल, V इज इक्वल टू अल्फा 1 की जगह पे क्या आ गया? V की इनर प्रोडक्ट E1 के साथ इंटू E1 ये वाला, प्लस अल्फा 2 की वैल्यू क्या है? V इंटू A2, यहां पे आएगा V इंटू E2 प्लस अल्फा 3 की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा 3 की वैल्यू है V इंटू V की इनर प्रोडक्ट E3 के साथ इंटू E3 प्लस सो ऑन, चलते जाओ। अल्फा n की जगह पे क्या आ जाएगा? V इंटू En की इनर प्रोडक्ट और साथ En। यही आपने प्रूफ करना था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका फोटो ले लें। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, इफ T फ्रॉम V टू V इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये वेक्टर स्पेस के अंदर आप पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा। T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो शो दैट आपने साबित करना है कि TEJ की इनर प्रोडक्ट E1 के साथ ये क्या है? ये ith रो और jth कॉलम है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। यानी हमने एक्चुअली करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। ये जब हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे तो 7.3 के अंदर जो है ना वो हाउ टू फाइंड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र आएगा। और अगर आप लोगों ने वेक्टर स्पेस पढ़ लिया हुआ है तो वेक्टर स्पेस की जो लास्ट बट वन एक्सरसाइज है उसके अंदर भी जो है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका तरीका मौजूद है। और मैं यहाँ पे भी आपको मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये एक सेट है V, वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट है ये V। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? एक फंक्शन होता है, ये एक फंक्शन है, यानी ये एक ऐसी मशीन है जो V के एलिमेंट्स के ऊपर अमल करती है और जवाब V के एलिमेंट ही आ जाते हैं। अब इसकी बेसिस जो है ये क्या है? इसकी बेसिस जो है स्टैंडर्ड बेस होगी E1, E2, E3 सो ऑन En, ये इसकी स्टैंडर्ड बेस आ गई। अब E1 से मुराद अगर तो R³ हो 3 डायमेंशन तो E1, E2, E3 से मुराद क्या होगा? E1 से मुराद होगा 1 0 0, ये वाला यूनिट वेक्टर E2 से मुराद 0 1 0, E3 से मुराद 0 0 1।
ठीक है, यहाँ पे ये अब n एलिमेंट है तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि E1 किसके बराबर होगा 1 0 0 0 सो ऑन अप टू n, E2 इज इक्वल टू 0 1 सो ऑन अप टू n वगैरह वगैरह। अब ये वाली मशीन ये सारे के सारे क्या होंगे, V के एलिमेंट हैं। जब इसके ऊपर T अमल करेगा, यानी E1 के ऊपर T अमल करेगा, तो अब ये एलिमेंट किसका बन गया है, इस सेट का एलिमेंट बन गया है। फिर इसके ऊपर ये T अमल करेगा तो ये किसका एलिमेंट बनेगा, इसका एलिमेंट। इसी तरह TE3 एंड सो ऑन TEN। राइट। उसके बाद अभी जो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने प्रूफ किया एज वी नो, जैसा कि हमने साबित कर दिया है, फॉर एनी V बिलोंग्स टू V, V किसके बराबर होगा, V1 की हमने इनर प्रोडक्ट ली E1 के साथ इंटू E1, फिर V की इनर प्रोडक्ट ली हमने E2 के साथ इंटू E2। ये जो पहला पार्ट है उसके अंदर मैंने ये वाला रिजल्ट साबित किया है। अब इसी रिजल्ट को लेके तो मैं मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाने जा रहा हूं। तो मेन क्या है इसका काम, इसके अंदर हमने मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही बनानी है। ठीक है, तो उसके बाद एक जनरल एलिमेंट हमने साबित करना है कि एलिमेंट्स की शक्ल इस तरह की है। ठीक 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 V इंटू EN, दोनों की इनर प्रोडक्ट इंटू EN आ गया। ये हम साबित कर चुके हुए हैं। अच्छा, अब यहां पे देखें जी ये E1 E2 E3। अब यहां पे मसला ये है कि V की जगह पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, E1 एलिमेंट है, E2 एलिमेंट है और E3 एलिमेंट। और फिर जब इसके ऊपर ये T अमल करेगा तो ये इस V के एलिमेंट आ जाएंगे। अब यहां से एक एलिमेंट पकड़ें TE1। अब ये वाला जो एलिमेंट है TE1, इसको हासिल किया जा सकता है। अब यहां पे देखें, जहां जहां पे V है ना, वहां पे आपने TE1 पुट कर देना है। TE1 की इनर प्रोडक्ट E1 के साथ इंटू E1 प्लस V की जगह पे क्या आ गया, TE1 की इनर प्रोडक्ट E2 के साथ प्लस V की जगह पे मैंने पुट कर दिया TE1 इंटू E3 प्लस सो ऑन T इंटू E1 की इनर प्रोडक्ट EN के साथ इंटू EN। ये पहला एलिमेंट लिया तो इस फार्मूले के तहत इसको ऐसे लिखा जा सकता है, फॉर V बिलोंग्स टू V। ये है फॉर V बिलोंग्स टू V है ना, तो V से मुराद क्या है, यहाँ पे V हमने T इंटू E1 के बराबर लिया है। ठीक हो गया। इसी तरह फिर अब जब दूसरा एलिमेंट लेंगे TE2 तो वो किसके बराबर आ जाएगा, TE2 विल बी इक्वल टू, अब जहां जहां पे TE1 है वहां पे E2 पुट करते जाएं आप। ये आ गया TE2 E2 प्लस E2 की इनर प्रोडक्ट E3 के साथ E3 प्लस सो ऑन, ये सो ऑन नहीं किया मैंने यहां पे, प्लस सो ऑन T इंटू E1 की इनर प्रोडक्ट EN के साथ इंटू EN प्लस, अब ये E1 की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, TE2 EN। इसी तरह तीसरा एलिमेंट पकड़ेंगे तो इसी फार्मूले के तहत उसको भी लिखा जा सकता है, T इंटू E3 E1 प्लस T इंटू E3 E2 प्लस T इंटू E3 E3 एंड सो ऑन, प्लस T इंटू E3
ई एन एंड सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ। आखिरी एलिमेंट क्या है? टी ई एन। अब जहां पे E1 था वहां पे N पुट करते जाएं, तो TEN की इनर प्रोडक्ट E1 के साथ, फिर TEN की इनर प्रोडक्ट E2 के साथ, फिर T इंटू E3 की जगह पे आ गया EN की इनर प्रोडक्ट E3 के साथ, प्लस सो ऑन, चलते जाओ, प्लस TEN की इनर प्रोडक्ट EN के साथ इंटू EN एंड सो ऑन। तो ये देखें, हमने इन सब को जो है ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए लिख लिया। अब मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि अब ये देखें, यहाँ पे ये जो है ये वेक्टर है और ये स्केलर है और ये वेक्टर का काम कर रहा है। ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर का काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरह ये वेक्टर ये दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ वेक्टर। तो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर आ जाएगा? ये जो स्केलर हैं इनको आपने कॉलम वाइज लिखना है। यहां पे तो रो की शक्ल में नजर आ रहे हैं ना, आपने कॉलम की शक्ल में लिखना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज किसके बराबर होगा जी? टी मैट्रिक्स मेरे पास आ गया, या ए मैट्रिक्स कह रहे हैं उसको। लो जी, ये स्केलर है टी E1 की इनर प्रोडक्ट E1 के साथ। उसके बाद इसको कॉलम की शक्ल में लिखना है ना, TE1 की इनर प्रोडक्ट E2 के साथ, फिर TE1 की इनर प्रोडक्ट E3 के साथ एंड सो ऑन, चलते जाओ। ये आ जाएगा TE1 की इनर प्रोडक्ट EN के साथ। ये पहला कॉलम। अब इसके लिए इसके जो स्केलर हैं ये दूसरे कॉलम में आ जाएंगे। TE2 E1 TE2 E2 TE3 E3 and so on, TEN E3 E2 ही आएगा, सॉरी यहाँ पे E2 EN। इसी तरह यहाँ पे ये तीसरे कॉलम के आ जाएंगे। तो वो मेरे पास जगह चूँकि कम है तो इसलिए इसके जो स्केलर हैं वो आप खुद ही लिख लेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। इधर आ जाएगा जी। अब इसके अब जो आखिरी वाला है इसके लिखें, टी की इनर प्रोडक्ट EN के साथ इंटू E1, TEN की इनर प्रोडक्ट E2 के साथ, TEN की इनर प्रोडक्ट E3 के साथ एंड सो ऑन, TEN की इनर प्रोडक्ट EN के साथ। ये बन गया जी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए इसके हर एलिमेंट की शक्ल किससे मिलती जुलती है? इससे मिलती जुलती है। हैंस, यहां पे फिक्रा लिखेंगे हम, हैंस आई जेथ एंट्री ऑफ मैट्रिक्सेस, कैसी शक्ल होगी जी उसकी? TEI या J लिख दें, कॉमा ये यहां पे आई कर दें, EI, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है।
स्टेटमेंट इसकी अगर गौर से देखिएगा, W एक हमारे पास सब स्पेस है। अब सब स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जो मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशनें सेटिस्फाइड करता है। अगर हम वेक्टर स्पेस का सबसेट लें और वो सबसेट भी वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशनें सेटिस्फाइड करता हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि सब स्पेस है। तो ये W जो है ये V का सब स्पेस है, तो हैं दोनों ही वेक्टर स्पेस। तो आपने साबित क्या करना है, यानी ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। W इज़ अ सबसेट ऑफ V। शो दैट, आपने साबित क्या करना है कि देयर इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W, यानी W की जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है वो V की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का हिस्सा होगी। हम करेंगे क्या, हम V की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालेंगे और साबित कर देंगे कि W की जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है वो V के अंदर ही मौजूद है, राइट। लो जी, मैंने फ़र्ज़ कर लिया, लेट अस सपोज दैट कि W की जो बेसिस है वो इसके बराबर है। ये मैंने V1 V2 V3 so on VR। सपोज द बेसिस ऑफ V, अब चूंकि V बड़ा है W से तो इसके एलिमेंट की तादाद मैंने V1 V2 V3 so on Vn तक ले ली। VR यहाँ पे कहीं आता होगा, ये देखिए V1 V2 V3 so on, यहाँ पे कहीं VR रास्ते में आता होगा, ठीक है। B जो है ये बेसिस है V की, ये इससे बड़ी है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। A इज़ अ सबसेट ऑफ B। अब ग्राम श्मिट प्रोसेस के तहत हम हर बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना सकते हैं। तो अब ये जो V1 V2 V3 इसके वेक्टर हैं, इनको हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करते हैं बाय ग्राम श्मिट प्रोसेस। तो फ़र्ज़ किया कि ग्राम श्मिट प्रोसेस के तहत V1 का जो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर आता है वो किसके बराबर आ जाता है, U1 के बराबर, और इसका V2 जो है वो किसके बराबर आ जाता है, इसका नॉन वेक्टर आ जाता है U2 के बराबर, इसका V3 के बराबर, एंड सो ऑन UR प्लस 1, इस तरह आगे UR प्लस 2 आएगा एंड UN आ जाएगा। अब जो W है, W के एलिमेंट क्या थे, वो V1 V2 V3 थे। तो इनको जब आप ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करेंगे तो उनकी शक्ल ये वाली बनेगी, U1 से लेकर UR तक। अब ये V की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, तो V की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में जो इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा किसका है, ये वाला हिस्सा है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W का। तो यही हमने साबित करना था कि W जो है उसकी जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है वो V की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का कुछ हिस्सा होगी, राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास, और एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म कर दिया आपने, राइट। तो लेक्चर इज़ ओवर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।